अरे अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 39 व्हाट इज राइट की शुरुआत में हम देख रहे थे नेजिगु टोमे कुल शॉक होकर रुदो की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो गया लड़के को। वहाँ पर ग्रीस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रुदो रुदो बस हो गया, देखो इतना काफी है, ये ज्यादा कर रहे हो, मैं हो क्या गया है, अभी रुकने की जरूरत है रुदो। ग्रीस बड़ी मुश्किल से रुदो को रोक लेता है और यहाँ पर हम अमू की हालत देख के पूरी तरह से बेहोश होकर नीचे गिरी हुई है और उसके चेहरे को देखकर ही हमें समझ में आ जाता है तो ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। ग्रीस मुझको ऐसा देख रुदो को कहता है देखो उसे छोड़ दो, अब हम लोगों को पता चल चुका है कि उसके पावर के साथ हमें कैसे डील करनी है, उसे ऐसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो एक लड़की है। गुस्सा हुआ रुदो से पूछता है तो क्या हुआ, बस वो एक लड़की है तो क्या मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता, वो सिर्फ एक लड़की है, जो भी करे वो उसे करने दो और मैं चुप रहूं, भले वो उन लोगों की जान ले जिनकी मैं केयर करता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ रुदो का चेहरा देखो पूरी तरह से रेज में आ चुका है रुदो। तो ग्रीस थोड़ा समझाने की कोशिश करता है देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी हेल्पलेस गर्ल के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। रुदो फिर से अपनी बात रखता है, वो एक गिवर है, उसने हमारे साथ ये सब किया, हम लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को नॉकडाउन करके वो हमारी कंडीशन पर हंस रही थी, सिर्फ आउटसाइड पर भी नहीं हमारे इनसाइड पर भी हंस रही थी, किसी को तो उसे मारना ही चाहिए था, डिजर्व करती है। तो यार रुदो जो भी कह रहे हैं वो झूठ तो नहीं है, थोड़ी बहुत मार तो डिजर्व करती है ये लड़की, इसलिए नहीं कह रही हो कि ये पूरी तरह से ऐसे विलन है वगैरह, इसलिए लड़की मुझे विलन से ज्यादा सोसाइटी या गली की वो लड़की लगती है कि माँ बाप ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। हमेशा अपने मन में आता है यार इसे 2 थप्पड़ तो मार ही दूं, होता है ना अपने सोसाइटी या गली में ऐसा बच्चा तो जरूर होता है जिसे नखरे देख कर जाता है यार इसे 2 थप्पड़ तो लगा ही दूं। ये अमू मुझे थोड़ी बहुत ऐसी ही लग रही है। मैं अभी ये सब कह रही हूँ पर आगे जाकर मुझे बहुत रिग्रेट होने वाला है। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनकर सभी तरह से चुप थे जैसे कि वो रुदो के साथ एग्री थे, मतलब इन लोगों को अपना दूसरा कोई ओपिनियन ही नहीं देना था। तो इंजन आगे आता है लंबी सांस छोड़ते हुए रुदो को शांति से कहता है देखो मैं समझ गया, तो तुम इस कंडीशन का ऐसे देख रहे हो तो ठीक है, अभी इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम क्या करना चाहोगे। तो ये बात सुनकर अगले ही पर रुदो होश में आ जाता है। पल के लिए वो नीचे गिरे हुए अम्मू को देखता है, फिर इंजन को देखता है, अगले ही पल वो पैनिक हो जाता है, मतलब पूरे पसीने छूट गए थे लड़के को। इंजन आगे संभालते हुए उसके कंधे पर हाथ लगता है और उसे ले जाते हुए कहता है चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं, और टोमे प्लीज उस लड़की का थोड़ा इलाज कर दो। मैं भी हाँ कर देती है। हमें दिखाया जाता है जिन रुदो रूम के बाहर दरवाजे के सामने पर शांति से बैठे हुए हैं, जिन तो काफी कैजुअल है, पर रुदो अपना सर नीचे झुका लेता है, उसे रिग्रेट हो रहा है, वो पैनिक हो गया था। वो सर नीचे रखते हुए इस साइड से इनकी तरफ देखता है, जिनका मूड कैसा है या फिर वो उसे क्या कहेगा। यहाँ पर रुदो थोड़ा पैनिक तो हो गया है, इसलिए रुदो छोटा बच्चा है कि समझ में आ चुका है कि उसने गलती की है, उसका पैनिक होना काफी नॉर्मल रिएक्शन है। अब इंजन को ऐसा देर शांत देख पूछता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जिन कहने लगता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुमसे आगे जो भी कहने वाला हूँ ये तुमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है, तुम भूल गए कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने अपने इमोशन को अपने आप पर हावी होने दिया। आगे इंजन और रुदो ऐसे ही बिना बात के ब्लैंकली पर बैठे रहता है, तो अपने दिमाग में सोचने लग जाता है मैं हमेशा से जब ऊपर था तो अपने आप को रोके रखा, चाहे जो भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं होना है, जो भी गए वो शांति से सुन लेना है, फिर भी उन लोगों ने मुझे गलत ठहराया और अभी इसमें फेंक दिया, तो मुझे रियलाइज हुआ मैं हमेशा अपने आप को रोक रखता हूँ और मैं हमेशा हार जाता हूँ। ऐसे सोचते हुए रिग्रेट करता हुआ रुदो इनसे बातें करने लग जाता है, मैंने अभी रियलाइज कर लिया है वापस वही बन चुका हूँ जो समय पहले था। अपने आप को रोकने को सीखने से पहले पुराना वाला में डार्क चीजों को अपने अंदर लेता था, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से बाहर फेंक देता था। सब कुछ हो जाने के बाद भी वही कर रहा हूँ जो प्ले करता था, जो भी यहाँ पर या फिर ऊपर। मैं सोचता था कि मैं बेटर बन चुका हूँ, ग्रो कर चुका हूँ, आखिर में बस शिटी थर्ड फेज ब्राइट ही रह चुका हूँ। कहकर कर रुदो अपना मुंह छुपा लेता है। रुदो के इस मोनोलॉग का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। टेंशन नॉट, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत कर लिया। तो देखो एग्जैक्टली ये लड़का यहाँ पर कहना क्या चाहता है। बहुत सारे चैप्टर्स में हमने रुदो के पास को देखा है, जहाँ पर कई रुदो शांत है, अपना काम करता है। कि फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो उसे बुली करने आते थे उनसे ना लड़ते हुए वो जाने देता है, यहाँ तक चिवा के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो स्माइल करने की भी बहुत सारी प्रैक्टिस करता है। और एक तो भी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में कहता है, तो के अंदर पावर है। एक तो जानता था उसके हाथ के ब्लैक पैचेस कि उसे हर्ट करते हैं, फिर वो बाकी लोगों की तरह सोशलाइज नहीं होता, रुदो को जरा सा कुछ भी कह दो तो वो गुस्सा कर जाता है। रिक्तो ने उसे पर बहुत मेहनत की है और उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मदद की है। तो हमने देखा भी है कि तो अपने अंदर हॉलो फील कर रहा था। एक तो उसकी पसंद के हॉबीज ढूंढने के लिए अलग अलग चीजें करवाता है। फिल्म्स में हमें दिखाया जाता है कि रुदो गाजर को काटते हुए पूरे चॉपिंग बोर्ड को ही काट देता है, मतलब तो उसमें एक छोटा बच्चा था फिर भी पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो एक चॉपिंग बोर्ड को भी काट सकता था।
और यही कुछ बातें हैं जो उसे अलग बनाती है। पावर्स की वजह से वो किसी परेशानी में ना आ जाए, इसलिए रेक्तो ने रूदो को खुद को कंट्रोल करना सिखाया तथा लोगों की नजरों में ना आए ऐसा सिखाया। रूदो तो रूदो है, किसी की बातें मानता थोड़ी है। भी इसे गुस्सा आता था तो ये गुस्सा करते हुए को भी पीट देता था। उसके लिए रेक्तो को माफी मांगनी पड़ती थी। और रेक्तो के जाने के बाद और यहाँ आने के बाद तो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। उसे अपना बदला लेना है, वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी आज उसके इमोशन से उसका कंट्रोल छूट गया। तो इसलिए ये यहाँ पर ऐसा कहता है कि मैं जैसे ऊपर था अभी भी वैसा ही हूँ, मुझ में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। अब आप लोगों को रूदो के थॉट्स के बारे में समझ आ चुका है, तो चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये बातें सुनकर इंजन फिर कैजुअली रूदो से बातें करने लग जाता है। देखो पर्सनली मुझे हॉट चिक्स पसंद है। रूदो ये बात एक पल के लिए सुन लेता है, अगली ही फुल जोर से पूछता है क्या। एक पल के लिए रूदो का यकीन नहीं हो रहा है इंजन ने अभी क्या कहा उसके साथ, अभी किस बारे में बातें कर रहा है इंजन बातें कंटिन्यू करता है। देखो मुझे हॉट लड़कियां बहुत पसंद है, जो मुझसे भी स्मार्ट हो, चेकर, थोड़ी सी नॉटी और जो हमेशा माफ करती है, ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। पर नेडी औरतें और बच्चियां मेरा मूड खराब कर देती है। मतलब यहाँ पर इंजन को निब्बी या पापा की परी इसी टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है। तो यहाँ पर काफी चौंक कर इंजन की तरफ देख रहा था। तो इंजन यहाँ कहता है देखो ये बातें अगर किसी लड़की ने सुन ली तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, है ना। देखो बड़े होकर भी ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ पर हम ग्रो नहीं कर सकते। पर्सनली मानता हूँ जब तुम अपने अंदर के फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करते हो तुम ग्रो होने की तरफ अपना स्टेप बढ़ा रहे हो। बहुत टाइम पहले भी किसी ऐसे की जरूरत पड़ी थी मेरे अंदर की गलतियों को पहचान ले, और तुमने अपने अंदर की गलतियों को खुद पहचान लिया। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखो हम सभी को वो करने के लिए रूम होती है। तो यहाँ काफी इमोशनल होकर इंजन की तरफ देखता है। इंजन कहता है चलो जाकर उससे माफी मांगते हैं। इंजन और रूदो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है तो मैंने मुंह का इलाज कर लिया है, बैंडेज कर दिया और उसे कहती है तो इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। हम लोग यहाँ पर तुम्हें ऐसे मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे, सच में सॉरी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझसे बातें कर सकती हो। एक्चुअली मुझे भी रोमांस के बारे में बातें करना पसंद है। हाँ वो काफी शांत बैठी हुई थी और ऑटो में से कहती है तुम एक अच्छी मम्मी बन सकती हो। मैं भी उससे हंसते हुए कहती है हाँ क्या तुम्हें सच में लगता है। अम्मू बातें करती है तो अम्मू कहती है मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी मम्मी थी। मेरी मम्मी ने मेरा फर्स्ट लव ढूंढने के लिए मेरी मदद की और उसी से मुझे ये ट्रेजर मिला है। यहाँ पर अम्मू अपने शूज को ट्रेजर कह रही थी। वो आगे कहती है इसी वजह से मैंने एंजल को देखा है जो कि हेवनली स्पेयर और ग्राउंड अर्थ के बीच में हमेशा आता जाता रहता है। यहाँ पर दो में अम्मू की बातों को काफी कैजुअली सुन रही थी। ओ एंजल, अगली पर उसे समझ में आता है कि उसने क्या सुना। वो चुप कर कहती है स्पेयर ग्राउंड। वो ग्रीस की तरफ देखती है। ग्रीस नेजुको भी सुनकर चौंक गए थे। तो मैं अम्मू से फिर से पूछती है तुमने अभी क्या कहा। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 40 राइजिंग एबिस। इस चैप्टर में हमें अम्मू के पास के बारे में बताया जाता है। अम्मू आसमान की तरफ देख रही थी और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है छोटी अम्मू आसमान में देख रही है और उसके साथ एक बड़ी औरत भी है क्योंकि उसकी माँ है। छोटी अम्मू उसकी माँ को पैर पर बैठे कौवे को दिखाते हुए कहती है देखो माँ वहाँ पर एक बर्ड है, बिग ब्लैक बर्ड, पूरा का पूरा ब्लैक और उसके राउंड ब्लैक आईज भी है। कितना क्यूट है ना। यहाँ छोटी अम्मू इस कौवे को देखकर बहुत खुश थी और हम यहाँ अम्मू की माँ का चेहरा देखे वो पूरी तरह से शांत थी, जैसे कि उसे अम्मू की बातों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ वो अम्मू को बताती है देखो ब्लैक बर्ड तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। बात सुनकर अम्मू थोड़ी मायूस हो जाती है पर गुस्सा करते हुए कहती है मैं भी उससे नफरत करती हूँ। अम्मू की माँ उसे कहीं ले जा रही थी। अम्मू इस बर्ड को देख कर चिल्ला रही थी देखो मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो यहाँ से तुम चले जाओ, तो तुम्हारे ये पंख नीचे मत गिराओ स्टूपिड स्टूपिड बर्ड। यहाँ अम्मू की माँ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अम्मू से कहती है चलो उस ब्लैक बर्ड पर ध्यान मत दो, जाना है। छोटी अम्मू क्यूरियोसिटी से अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अम्मू की माँ ये बढ़ते हुए कहती है हम उससे मिलने जा रहे हैं तो आगे जाकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। देखते हैं अम्मू की माँ किसी गली में अम्मू को लेकर आई है। यहाँ पर एक कोई अनजान सा आदमी खड़ा है। अगले ही पल हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है। हाँ इसकी ये डेड फिश वाली आंखें देखकर लोगों के समझ में जो आ रहा है ये वही है, एक पीडोफाइल पर्वर्ट ह्यूमन ट्रैफिकर है। छोटी अम्मू को बस ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, बस इसे देखी जा रही थी। एक बार अपने माँ से पूछती है, इसकी माँ इसे एक बार भी ना देख अपनी नजर सामने रखते हुए कहती है कितना वंडरफुल है ना अम्मू, ये आदमी तुम्हारा हमेशा हमेशा ख्याल रखेगा, तुम कितने लकी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। छोटी अम्मू माँ की बातें सुनकर इस आदमी की तरफ देखती है। आदमी बस अम्मू को देख के जा रहा था। अम्मू को देखकर ये स्माइल करता है और इसकी ये क्रीपी सी स्माइल देखकर मैं सच कहती हूँ मुझे बहुत इसे कुत्ते की तरह पीटने का मन कर रहा है। और अम्मू तो छोटी बच्ची है, उसे कहाँ समझ में आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। वो अपनी माँ की बातों पर यकीन करते हुए खुशी से पूछती है क्या ये सच में मुझसे प्यार करेगा। इससे आगे की स्टोरी फेरी टेल के तौर पर हमें दिखाई जाती है क्योंकि अम्मू की एक तरह से मेमोरी है। तो इस फेरी टेल वाले मेमोरी में हमें दिखाया जाता है अम्मू खुशी से इस आदमी के पास चली जाती है। आदमी हंसते हुए अम्मू के माँ को मुँह के बदले पैसे दे देता है। अम्मू उसके साथ जो भी हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था पर वो फिर भी खुश थी कि उसके माँ ने उसे समझाया था ये आदमी उसे प्यार करने वाला है। अरे यार ये कैसी माँ है यार जिसने अपने छोटे बच्चे को बेच दिया जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, के लिए वही सच है जो उसकी माँ कहेगी। करते हुए इस माँ को जरा भी शर्म नहीं आई होगी, अभी गिल्टी फील नहीं हुआ होगा। चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अम्मू को किसी गाड़ी में बैठा कर आदमी उसे कहीं ले जा रहा था। यहाँ अम्मू
पूछती भी है मिस्टर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आदमी कहता है ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारे लिए परफेक्ट हाउस है, वहाँ पर कोई नहीं आएगा, वहाँ पर हम बस दोनों रहेंगे। इस तरह यह आदमी अमू को नो मैन लैंड में टावर पर लेकर आता है। छोटी अमू इस टावर को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है यह तो किसी कासल की तरह है। यह आदमी ऐसे समझाता है उसे घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। टावर के अंदर जाते अमू कहती है कितना सुंदर घर है, मुझे मम्मी को भी साथ लाना चाहिए था। ये बात सुनकर यह आदमी एक तरह से ट्रम्बल करते हुए कहता है अरे माँ ने तुम्हारी दुनिया होना छोड़ दिया है, आज से मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। और क्रीपी तरीके से अमू की तरफ देखते हुए कहता है आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आगे के पैनल में हम देखें तरह से हमें अमू की ग्रोथ दिखाई दे रही है। यानी इतने सारे बुक, इतना सारा खाना, इतने सारे कपड़े। यहाँ पर हम अमू का हाथ देखें कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकर के साथ रहते हुए और टाइम हो चुका है और अमू अब बड़ी हो गई है। कुछ कपड़ों को हाथ में लेकर कंफ्यूजन में इस आदमी से पूछ सुनो मिस्टर, अरे जॉब में तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे मिलती है? आदमी कहता है देखो मैं ट्रैफिकर हूँ, मैं जो चाहे वो चीजें ले सकता हूँ। हाँ वो अमू को देखे जा रहा था और अगली पल में पागलपन में चिल्लाने लग जाता। मतलब इस आदमी की मेंटल हालत खराब है, इसी वजह से अमू ऐसी है। तो अमू के आजू बाजू और कोई है भी नहीं, वो जो भी सीखते है वो इस आदमी से ही सीखती है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, क्या नॉर्मल है, तो किसी ने समझाया नहीं कि ये आदमी तो खुद पागल है। ये आदमी अपने पागलपन में अपना सर पकड़े हुए चिल्लाता है वो सारे बास्टर्ड्स, वो ट्रैफिकर्स मुझसे नफरत करते हैं। पर वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं? जब मैं पब्लिक में होता तब तो मैं नॉर्मली बिहेवियर रखता हूँ, वो लोग मुझे क्रीपी कहते हैं। मैं एक गिवर हूँ, ट्रैफिकर्स को मेरी जरूरत है। अमू इस पैनिक अटैक को देखकर काफी नम थी। ये हालत देखकर समझ जाती है ओ फिर से नहीं। आदमी क्रॉल करते हुए के पास आता है और कहता है अमू तुम्हें याद है मैंने कहा था ये रूम किसी सेरेमनी के लिए यूज की जाती थी, चलो हम हमारी सेरेमनी करते हैं। जानती है वो क्या है? अमू एक तरह से नम थी। वो उसे कहने लगती है तुम जानते हो मिस्टर, हर बार जब हम वो सब करते हैं तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाता है, फिर भी मुझे बहुत हर्ट करता है। तो ये आदमी क्रीपी से स्माइल दिखाते हुए अमू को एक तरह से समझाने लग जाता है अमू देखो तुम जो ये फील कर रही हो ये प्यार है। अमू भी इस आदमी की तरफ देखने लग जाती है। वो लड़कियां जो पिक्चर बुक में तुम देखती हो किसी प्रिंस से प्यार करती है, वैसे ही तरह तुम मुझसे प्यार करती हो। तरह से वो को कन्विंस करता है वो उससे प्यार करती है। मुझ जो कि उससे पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुकी थी की बात पर यकीन भी करती है। हंसते हुए कहती है बिल्कुल ये प्यार ही है। के दिमाग में इसकी फेरी टेल वाली दुनिया फिर से दिखाई जाती है। ये आदमी के पास आता है, के साथ इंटीमेट भी होता है। कहता है कि तुम्हारी स्मेल कितनी बढ़िया है अमू। मतलब इस अमू को यहाँ पर यह आदमी कर रहा है वो गलत है, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मुझे इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या ये सब हो जाने के बाद वो अपने इस बेड टाइप जगह पर पड़ी रहती है, टूटी हुई दीवार से आसमान को देखती है। ये देखे तो ये ह्यूमन ट्रैफिकर आदमी कोने में मेटल इंस्ट्रूमेंट वाले शूज को कर बैठा हुआ था। हम हंसते हुए मुड़कर आदमी की तरफ देखती है और कहती है पहला प्यार तो ऐसा होता है पहला प्यार। रामू हंसने लग जाती है। इनके इस रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर और यह आदमी दरवाजे की तरफ देखते हैं। आदमी जोर से आवाज भी लगाता है कि वहाँ पर कौन है, और ये वही आदमी है जिसने रेक्तो को मारा था। ये इनके रूम के अंदर आता है, कहता है बिना बताया है इसलिए माफ कर देना। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, वही है जिसने रेक्तो को मारा था। अब कहीं जाकर रामू से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो रूदो सुनना चाहता है। यहाँ से मांगा एक्साइटिंग होने वाली है। और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अब तक जो भी गाइस ले सॉरी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। तो मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।